बल्कि ये हुक्म दे दिया गया कि कोई भी शख्स मोहम्मद रफी को अपनी फिल्म में नहीं गवाएगा। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करते हुए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की यह कहानी है दो लेजेंड्स के टकराव की, दो पहाड़ों के टकराव की। एक इंडस्ट्री के शहंशाह B.R. चोपड़ा साहब और दूसरे मोहम्मद रफी साहब। दोनों ही शख्सियतें अपने आप में इतनी ऊंची, इतनी बड़ी और इतनी आला थी कि उनका तो अल्फाज में जिक्र ही नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बड़ाई हमें एक गुरूर में मुब्तला कर देती है, एक घमंड पैदा कर देती है। B.R. चोपड़ा जी के संग यही हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़े हाउस के मालिक होने के नाते, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर होने के नाते, जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आया कि वो इंडस्ट्री के बादशाह हैं और वो जो चाहेंगे वही हो सकता है। लिहाजा जब रफी साहब से वो नगमे गवा रहे थे अपनी फिल्मों के लिए, तो एक दिन उन्होंने रफी साहब से कहा कि रफी साहब, आप आज से सिर्फ और सिर्फ चोपड़ा प्रोडक्शन के लिए गाएंगे, B.R. फिल्म्स के लिए गाएंगे, आपको किसी और के फिल्मों में गाने की कोई जरूरत नहीं है। रफी साहब ने सर झुकाकर उनकी बात को सुन लिया, लेकिन उसके बाद बड़ी ही नम्रता के साथ कहा कि मैं इंडस्ट्री में हूं, तो जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं तो उस शख्स के लिए, उस प्रोड्यूसर के लिए, उस फिल्म के लिए अपने गाने दूंगा, अपनी आवाज दूंगा, क्योंकि ये आवाज तो खुदा की दी हुई है और इस पे किसी एक की तो कोई अजरादारी नहीं है। ये बात B.R. चोपड़ा साहब के अना में लग गई, बहुत बुरी लगी उन्हें ये बात, और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी किसी भी फिल्म में नहीं गवाऊंगा। रफी साहब ने कहा आपकी मर्जी, और वहां से उठे और चल दिए। उनके जाने के बाद B.R. चोपड़ा ने कसम खाई कि मैं इंडस्ट्री में एक दूसरा मोहम्मद रफी पैदा कर दूंगा। भाई B.R. चोपड़ा थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी थी। अगर उन्हें यह गुरूर हुआ था, यह नाज उन्हें था अपने आप पे, तो गलत ही क्या था। लेकिन रफी साहब भी तो कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थे। बहरहाल उसके बाद यह हुआ कि B.R. चोपड़ा साहब ने रफी साहब को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह किया कि जितनी भी फिल्में बन रही थीं, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, सबों को इस बात की ताकीद कर दी गई, बल्कि यह हुक्म दे दिया गया कि कोई भी शख्स मोहम्मद रफी को अपनी फिल्म में नहीं गवाएगा। लेकिन रफी साहब का ईमान था कि रिस्क देने वाला तो ऊपर बैठा है, उसकी किस्मत का उसे जरूर मिलता है, लिहाजा मेरी किस्मत का भी मुझे मिल जाएगा। फिल्में कम तो हो गई, क्योंकि B.R. चोपड़ा की तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन रफी साहब भी खामोशी के साथ साबित कदम रहे। उन्होंने किसी के सामने चोपड़ा साहब की ना कोई शिकायत की, ना चोपड़ा साहब के पास गए। सिलसिला चलता रहा, और इसी बीच में इस चीज का डायरेक्ट फायदा पहुंचा महेंद्र कपूर जी को। महेंद्र कपूर जी, जो कि बजाते खुद उनके अल्फाज में रफी साहब के बहुत करीब ही नहीं बल्कि उनके शागिर्द भी हुआ करते थे, उन्होंने जब एक गाने की रिकॉर्डिंग के मौके पे जब रफी साहब ने चाहा कि वो महेंद्र साहब को लें, तो महेंद्र साहब ने रफी साहब से इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये गाने तो रफी साहब ने आपके लिए बनाए थे। वही मोहब्बत,
वही शफकत, वही नरमी। रफी साहब ने कहा कि खुदा सबको मौका देता है, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम इससे गंवा मत देना। और फिर 2 फिल्में, गुमराह और हमराज, तमाम गाने महेंद्र जी से गवाए गए। गाने बड़े हिट भी रहे, पॉपुलर भी रहे, लेकिन जो तलाश थी B.R. चोपड़ा साहब की, वो तलाश तो पूरी नहीं हो रही थी। जो ख्वाब उन्होंने देखा था और जो कसम उन्होंने खाई थी कि मैं दूसरा मोहम्मद रफी पैदा कर दूंगा, वो कसम तो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। रफी साहब भी बड़े परेशान थे, क्योंकि रफी साहब B.R. चोपड़ा के खास म्यूजिक डायरेक्टर थे और रफी साहब से बहुत करीब थे, रफी साहब को बहुत प्यार करते थे। और रफी साहब ने जिस तरह से रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया, वैसा इस्तेमाल इंडस्ट्री के बहुत ही कम म्यूजिक डायरेक्टरों ने किया। रफी साहब को भी यह खलिश दिन ब दिन खा रही थी कि मैं जो धुनें बना रहा हूं, गर्चे इसमें महेंद्र कपूर साहब अच्छी अदायगी कर रहे हैं, लेकिन वो बात कहां, रफी वाली बात कहां। तो ये खलिश उन्हें भी बहुत अंदर अंदर तड़पा रही थी। लेकिन B.R. चोपड़ा साहब अपनी जिद से हटने के लिए तैयार नहीं थे, और न सिर्फ ये कि वो अपनी जिद पे कायम थे, बल्कि तलाश भी जारी थी। और फिर वो वक्त आया कि जब B.R. चोपड़ा ने वक्त फिल्म की शुरुआत की। उसमें 2 गाने महेंद्र कपूर जी से भी गवा लिए गए, खूबसूरत गाने थे। रफी साहब की मौसीकी कमाल की थी उसमें। अब टाइटल सॉन्ग लिखा था साहा लुधियानवी जी ने, और उनके कलम ने तो ऐसा जादू बिखेरा था उस फिल्म में। इतने सच्चे अल्फाज थे कि जितनी भी तारीफ की जाए, आप लोगों को उसमें आशा जी की आवाज में भी एक गाना था जो याद होगा। उसकी शायरी यूं थी कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही पल है, और वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। उसमें जब ये लाइन मैं सुनता हूं तो न जाने क्यों एक जिस्म में थरथरी सी पैदा हो जाती है। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और यही वो वक्त था कि जब वक्त ने अपना मिजाज बदल लिया, और चोपड़ा साहब को यह एहसास हुआ कि ना, इस गाने को तो सिवाय मोहम्मद रफी के और कोई गा ही नहीं सकता। उन्होंने रफी साहब के पास खबर भेजा। रफी साहब चले आए, सारी रंजिशें भुलाकर, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। चोपड़ा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस टाइटल सॉन्ग को तुम्हारी आवाज में रिकॉर्ड किया जाए। रफी साहब ने कहा आपकी मर्जी। बहरहाल जब ये दोनों लेजेंड मिले तो सारे शिकवे भुलाकर फिर से काम की शुरुआत हो गई। रफी साहब ने वो गाना रिकॉर्ड किया। रफी साहब ने भी चैन का सांस लिया कि अब इस गाने के लिए जो कंपोजिशन उन्होंने बनाई है, इस गाने का जो आउटकम वो चाहते हैं, अब ये गाना बिल्कुल उसी तरह से लोगों के सामने आएगा। और रफी साहब ने जो कमाल दिखाया इस गाने में, आवाज की जो लर्जिश है, जो दर्द है, जो चेतावनी है, उसका तो जिक्र ही क्या। बहरहाल मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इंसान जब बुलंदी का सफर करता है तो कभी कभी उसके कदम डगमगा जाते हैं, वो घमंड में आ जाता है, वो गुरूर में आ जाता है। लेकिन गुरूर तो सिर्फ ऊपर वाले की जात को ही इज्जत देती है, इंसानों को गुरूर कैसा। और वाह कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी शराफत में
बहुत ही नरमी का मुजाहरा करते हैं और सामने वाले उससे हमारी कमजोरी समझते हैं। लेकिन रफी साहब ने साबित कर दिया कि उनकी नरमी ये उनकी अदा है, उनकी कमजोरी नहीं है। और सच की जीत हो गई। जो सही था वही हक पे रहा। और चोपड़ा साहब की भी बड़ाई इस बात में थी कि वो अपनी गलती का एतराफ करते और उन्होंने एतराफ किया। और न सिर्फ ये एतराफ किया बल्कि रफी साहब को बुलवाकर वो गाना फिर उनसे ही गवाया। गाना सुपरहिट रहा, फिल्म भी सुपरहिट रही। और ये नगमा ऐसा है कि साहा लुधियानवी जी के कलम का जो जादू उस गीत ने जगाया कि न सिर्फ ये कि आज बल्कि आने वाले सैकड़ों साल तक ये नगमा ऐसे ही जिंदा रहेगा, ऐसे ही सच्चा रहेगा। और ऐसे ही नगमों के जरिया रफी साहब की यादें और उनकी बातें और उनका नाम सदा तारीख के पन्नों पे चमकता रहेगा और हमारे जहन और दिल को रोशन करता रहेगा। अगली बार फिर किसी और कहानी के साथ आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत आदाब, सलाम।